नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 नवंबर को एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था 1990-91 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ी, इसकी आउटकम इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसके जवाब में एस जयशंकर कहते हैं, एक तो देखो इकोनॉमी को ओपन करने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जैसे ही हमने हमारे देश की इकोनॉमी को ओपन किया 1990-91 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, काफ़ी सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई। तो एस जयशंकर के अनुसार दूसरे देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई हमारे देश में और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपटीशन में बाहर हो गई और फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे देश में बिकने लगे जो कि सब्सिडाइज्ड थे। तो मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसके अलावा एस जयशंकर का यह भी कहना है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी उससे एम्प्लॉयमेंट चैलेंज क्रिएट हो गया। हम इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए एस जयशंकर के द्वारा। लेकिन देखो आज राइटर जो हैं वो इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करती हैं। क्या वास्तव में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी को ओपन करने के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी उससे क्या इंडिया को नुकसान हुआ? इस बात को एनालाइज किया जाता है राइटर के द्वारा। और एक पेपर जो पब्लिश किया गया था सौमित्रो चटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, जिसका नाम है इंडियाज इनवर्ड टर्न, इज इट वारंटेड, विल इट वर्क। इस पेपर से काफी सारे पॉइंट्स राइटर के द्वारा लिए जाते हैं। सबसे पहले राइटर ये कहती हैं, देखो एक बात तो मिनिस्टर भी एक्नॉलेज करते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी, लेकिन डिफरेंसेस इस बात को लेके हैं, क्या वो बढ़ी हुई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हुई? राइटर का मानना है नहीं, क्योंकि देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद उसमें एक्सपोर्ट का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। 95 से लेकर 2018 के बीच इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ थी 13.4% थी। टॉप 50 एक्सपोर्टर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस थर्ड बेस्ट थी। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा इकोनॉमी के ओपन होने के बाद। इवन वर्ल्ड की जो एवरेज थी एक्सपोर्ट की ग्रोथ में, उस वर्ल्ड की एवरेज से इंडिया की एक्सपोर्ट एवरेज की ग्रोथ रेट डबल थी। चाइना से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे था इंडिया। चाइना का एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट था 15% और इंडिया का था 13.4%। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ 1995 से लेकर 2018 के बीच और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल का है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स का है जिनको प्रोसेस करने में ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होती। लेकिन एनालाइज करने के बाद राइटर कहती हैं, देखो 1995 से लेकर 2018 के बीच जो मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर का एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट, उसमें भी इजाफा हुआ है एवरेज तौर पर 12.1%। मैं फिर से बोलता हूं, राइटर के अनुसार 1995 से लेकर 2018 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट में एवरेज तौर पर हर साल 12.1% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। और इंडिया की परफॉर्मेंस देखो इस मामले में तीसरी सबसे बेस्ट थी। सिर्फ चाइना और वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ रेट थी वो ज़्यादा थी इंडिया से, अदरवाइज इंडिया की परफॉर्मेंस थर्ड बेस्ट थी। तो क्वेश्चन देखो ये उठता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ रेट अच्छी खासी है तो इसका मतलब जॉब्स तो जनरेट हुई है ना एक्सपोर्ट की वजह से। इसके बाद मिनिस्टर ये कहते हैं कि इकोनॉमी के ओपन होने के बाद हमने जो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ना विभिन्न देशों के साथ, इससे इंडिया अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। अभी वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 1.7%, जबकि वियतनाम जो एक छोटा सा देश है, वियतनाम का टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है 1.75%। मतलब इंडिया अपने पोटेंशियल को अचीव
नहीं कर पाया है। प्रोग्रेस तो हुई है इंडिया के एक्सपोर्ट में, लेकिन काफ़ी लिमिटेड है। इसके जवाब में राइटर ये कहती हैं, हाँ मिनिस्टर की ये बात सच है, बट पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाया है बल्कि कम हुआ है। वो गलतियां क्या हैं? सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच। शुरुआत के सालों में, अब तो देखो एनडीए को आए 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 से भी ज़्यादा। शुरुआत के सालों में एनडीए गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि रुपी को डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग रखा जाए। इससे एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पहला केस में एक पेंसिल की कीमत है 1 रुपये, 1 रुपये में एक पेंसिल आती है, और $1 इज इक्वल टू 60 रुपये। अब यूएसए की कोई कंपनी इंडिया से पेंसिल इंपोर्ट करती है, तो $1 में वो कितनी पेंसिल इंपोर्ट कर पाएगी? 60, क्योंकि 1 रुपये में एक पेंसिल आती है और $1 की अभी कीमत है 60 रुपीज़, तो $1 में 60 पेंसिल्स यूएसए की कंपनी इंपोर्ट कर पाएगी। अब दूसरे केस में मानिए कि $1 की कीमत है 70 रुपये, तो फिर अमेरिका की वही कंपनी कितनी पेंसिल इंपोर्ट कर पाएगी? 70, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो मजबूत हुई है रुपये के मुकाबले में। पहले $1 इज इक्वल टू 60 रुपये और दूसरे केस में $1 इज इक्वल टू 70 रुपये। इस एग्जाम्पल का सिंपल मतलब ये है, अगर रुपये कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले में तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, और अगर रुपये मजबूत होता है डॉलर के मुकाबले में तो इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पर देखने को मिलता है। इसीलिए तो चाइना अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यूएट करता है डॉलर के मुकाबले में, ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। लेकिन सिर्फ एक रीजन नहीं है कि सरकार ने रुपये को स्ट्रोंग रखा, और भी रीजन्स हैं। जैसे इंडिया में देखो लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी कमज़ोर है। लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इंडिया में अगर किसी कंपनी को माल पहुंचाना होता है यूएसए में, बहुत टाइम भी लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है एज कंपेरिजन टू चाइना या फिर वियतनाम की कंपनीज। कंप्लायंस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप इन प्रोविजंस को फुलफिल कीजिए, ये टैक्स भरिए, आपको ये करना है, ये ऐसा कंप्लायंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो बिजनेस करना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बिजनेस करना आसान नहीं है। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी चेंज नहीं हुई हैं। वैसे भी ये इंडेक्स इंडिया की 2 सिटीज़ के डेटा के आधार पर पब्लिश किया जाता है, और इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म ये भी था, आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके आधार पर ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ना कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है ये देखकर। इसके अलावा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा कुछ रॉन्ग डूइंग की गई। रॉन्ग डूइंग मतलब कुछ गलत काम किया गया, माल प्रैक्टिसेस को अपनाया गया, जिसकी वजह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो रेपुटेशन है वो खराब हुई है। तो आप इन सब रीजन्स का दोष ट्रेड एग्रीमेंट्स को नहीं दे सकते, ऐसा राइटर बोलती हैं। इसके अलावा और कुछ रीजन्स, जैसे कि देखो यूपीए सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें पॉलिसी पैरालिसिस काफ़ी देखने को मिला, करप्शन के काफ़ी सारे स्कैंडल्स देखने को मिले, बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिला, एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का सही ढंग से इम्प्लीमेंट ना होना, इन रीजन्स की वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ। समझ गए ना? पहले जो हमने रीजन्स डिस्कस किए थे, लॉजिस्टिक्स, कॉम्प्लायंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे देश के एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा, और ये जो रीजन्स हैं इनकी वजह से हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हुआ। राइटर का पॉइंट ये है कि आप इकोनॉमी की ओपननेस को या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स को दोष नहीं दे सकते। ये सब रीजन्स एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं लेस एक्सपोर्ट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम ग्रोथ रेट के लिए। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो बल्कि ना सिर्फ जिस पेपर की हमने शुरुआत में बात की, बल्कि दूसरे इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद अगर देश की इकोनॉमी को रिकवर करना है तो ट्रेड में ओपननेस लाना होगा। 2008 के बाद, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद चाइना ने $140 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, वो छोड़ दिया, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, जैसे अपैरल सेक्टर, क्लोथिंग सेक्टर, लेदर सेक्टर, फुटवियर सेक्टर।
बट इंडिया उस समय फ़ायदा नहीं उठा सका था। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों ने फ़ायदा उठाया। आज देखो, अपने पोटेंशियल से $60 बिलियन का लो स्किल एक्सपोर्ट जो है वो अपने पोटेंशियल से इंडिया कम कर रहा है। मतलब जिन रीजन्स की, जिन प्रॉब्लम्स की हमने बात की, उनको अगर एड्रेस कर दिया जाए तो लो स्किल एक्सपोर्ट में इंडिया $60 बिलियन का इजाफा कर सकता है। कंक्लूजन में इस डिबेट की बात की जाती है। एक तरफ है ट्रेड ओपननेस जो कि आई एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, और उससे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 1990-91 से पहले तो विभिन्न सरकारों का फोकस ये था ना कि इंपोर्ट कम से कम किया जाए, जो कुछ चाहिए देश में ही प्रोड्यूस किया जाए। तो इन दोनों इश्यूज के बीच जो डिबेट चल रही है, राइटर के अनुसार आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या फर्क आया 1990-91 के बाद। ना सिर्फ 1990-91 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, बल्कि हाई क्वालिटी के सुपीरियर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हुए। अदरवाइज तो देखो 1990-91 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बिकते थे इंडिया की मार्केट में जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इंपोर्ट चूंकि काफ़ी कम होता था, इसलिए घटिया ही प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अवेलेबल होते थे। इवन राइटर एक इस बात पे फोकस करती है लास्ट में कि देखो ग्लोबलाइजेशन का कितना फ़ायदा हुआ है, वो तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोविड-19 की वैक्सीन का काम विभिन्न देशों में चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन है, इसलिए इंडिया भी उस वैक्सीन को एक्सेस कर पाएगा कहीं पर भी वो वैक्सीन अगर मैन्युफैक्चर होती है। तो मिनिस्टर का ये कहना कि ट्रेड ओपननेस खराब है इंडिया के लिए, ग्लोबलाइजेशन खराब है, ये गलत है और टाइमिंग तो ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो बल्कि ज़्यादा ट्रेड ओपननेस की आवश्यकता है वेरियस इकोनॉमिस्ट के अनुसार। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।